बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं एडिटर फ़ॉरम राना मोहम्मद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी और रोज़नामा 92 न्यूज़ एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब और एडिटर कराची सईद खबर साहब। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। इस वक्त सेनेट के इलेक्शन भी करीब तर हैं। वफाक भी अपने इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत करने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MKM वफ़द ने मुलाकात की और इस मुलाकात का एक अहम अंसर यह भी है कि हैदर अब्बास रिजवी जो MKM पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क से बाहर चले गए थे और अब कुछ अर्सा पहले मुल्क में वापस आए, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। एक अहम इंकशाफ यह भी है कि इस मुलाकात में MKM की जानिब से खास NRO मांगा गया है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में एक मुशीर का ओहदा भी मांगा गया। सेनेट इलेक्शन में ये तहफ़्फ़ुज़ात जो सामने आए हैं, क्या वफाकी हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल दरामद कर पाएगी? इत्तेहादी मजबूत रहेगा? इसी पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। सबसे पहले सईद खबर साहब की जानिब बढ़ूंगा। खबर, MKM की वज़ीर आज़म से मुलाकात में खास किस्म के NRO की बातें चल रही हैं। वो क्या NRO है? आने वाले दिनों में कराची के हवाले से या अपनी जमात के हवाले से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है कि अब तक जितनी सियासी जमातें वफाक में बरसर इक़्तिदार रही हैं और सिंध में रही हैं, उनके साथ ये काम करती रही हैं। जब तहरीक इंसाफ इस बार कामयाब होकर आई और वफाक में उसने हुकूमत बनाई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसकी इत्तेहादी है सिंध में, और उस वक्त से लेकर अब तक उसकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे और जिस पर उनका ख्याल ये है कि उन्हें कभी मुतमईन नहीं किया गया। ये मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक NRO मांगा है, वो NRO क्या है? वो 4-5 मुतालबात लेकर गए थे। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके दफातर कराची में बंद हो गए थे जब ये वाक़यात हुए थे। उसके बाद वो दफातर अभी तक खुले नहीं हैं। वो उन्होंने कहा कि जी हमारे दफातर खोल दिया जाए। दूसरा ये है कि बल्दियाती इंतखाबात सर पर खड़े हैं और कराची में मेयर बड़ी अहमियत का हामिल होता है और इस वक्त पिछला मेयर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था। और एक और अहम मसला जो है वो जलावतन रहनुमाओं का है। आपने जिक्र किया, हैदर अब्बास रिजवी भाई तशरीफ़ लाए और उनके साथ आदिल सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। वो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो वफ़ात पा चुके हैं। मज़ीद कुछ रहनुमा तैयार बैठे हैं, टिकटें कराते हैं और टिकटों की डेट चेंज कराते हैं। तो ये अहमियत, बहुत अहम मुलाकात थी। इसमें एक तो ये था कि हमारे दफातर खोल दिए जाएँ। उस पर वज़ीर आज़म ने इनको टक्का सा जवाब दिया और कहा है कि हम वो दफातर नहीं खोल सकते जिनसे कराची में दहशतगर्दी की सहूलतकारी की गई, इसलिए इन दफातर को आप भूल जाएं। इसके अलावा जो दूसरा मसला था मरदमशुमारी का मसला है, उस पर इन्होंने कहा कि जी कराची की मरदमशुमारी, ख़ास तौर पर कराची की और आम तौर पर सिंध की मरदमशुमारी ठीक नहीं की गई, तो कराची की मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। उस पर भी उन्होंने कहा है कि जी कराची में दोबारा मरदमशुमारी नामुमकिन है, अलबत्ता इस पर काबीना में हम रख के मशवरा करेंगे। जलावतन रहनुमाओं की वापसी का मसला बहुत अहम है। इस NRO का जो मरकज़ी नुक्ता है कि बहुत सारे रहनुमा वापस आना चाहते हैं और पाकिस्तान की सियासत में इन रहकर मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनके हालात साजगार नहीं हो सके कि वो पाकिस्तान आएँ। तो इसमें इन्होंने मुतालबा किया कि जी हमें जो हमारे रहनुमाओं को वापस आने के लिए उनके लिए राहें हमवार की जाएं। लेकिन इस पर हुकूमत ने, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ये मसला जो है ये इस पर बात होगी, हम इसको वज़ारत दाखिला को भेजेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और उनसे कहेंगे कि बस। एक उसके बाद ये हुआ कि मेयर इन्होंने कराची का मांगा, जिस पर उन्होंने कहा जी मेयर कराची मांगना कबल अज़ वक्त है, मेयर कराची बल्दियाती इंतखाबात के बाद इस पर बात होगी। तो एक तरह से ये मुलाकात मैं समझता हूँ कि MKM खाली हाथ लौटी है। MKM खाली हाथ लौटी है। राना साहब क्या समझते हैं कि इस मुलाकात में जब गिलगित बल्तिस्तान की भी बात हो रही है, मुशीर की एक सीट मांग रहे हैं, दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात भी हैं और ऐसे मुतालिबात हैं जिस पर अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसा जेस्चर नहीं दिया गया कि ये मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। तो ऐसे वक्त में ये इत्तेहाद पे कितना असरअंदाज हो सकता है और ये मुतालिबात किस हद तक उनके जेन्युइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, मेरी इत्तला के मुताबिक, कुछ इत्तला मेरी थोड़ी सी तब्दील है। अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक इनमें से 2 मुतालबात मान लिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो उनके जलावतन जो लोग हैं उन्होंने कहा बिल्कुल आएँ, आकर मुकदमात का सामना करें
और मुकदमात का सामना करें। जो बेगुनाह होगा वो बेगुनाह होगा, जो गुनाहगार होगा उसे अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और हुकूमत इसमें किसी किस्म की पार्टी नहीं बनेगी। कानून के मुताबिक आप आएँ और कानून का सामना करें, कानूनी इदारों का सामना करें। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें कुछ लोग हैं जिस तरह वासिफ जलील हैं और दीगर लोग हैं, ये लोग जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। सही, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी कमर जो है बिल्कुल टूट चुकी है, सियासी तौर पर भी, अपनी तंजीमी तौर पर भी। तो बहुत से उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इस हवाले से बाबर गौरी है और दीगर लोग हैं, मतलब एक बड़ी टीम जो है वो आ रही है। और इसके बाद ये मुतालबा मेरी इतला के मुताबिक मान लिया गया है और उसमें हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ रखा है कि जिन पर मुकदमात हैं वो बेगुनाह है तो आके अपनी बेगुनाही साबित करें। अगर गुनाहगार हैं तो फिर अदालतों से रजू किया जाए, अदालत जो फैसला करेगी, कानून नाफिज करने वाले जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हुकूमत उसमें कोई दबाव नहीं डालेगी। और दूसरी बात वहाँ पे कराची पैकेज के हवाले से हुई है। और मैं आपको ये बताता चलो, अगले आने वाले चंद दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है दोबारा एक दफ़ा कराची जा रहे हैं और कराची जाकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। देखें, इस मौजूदा हालात में अगर आप ये कहें कि वज़ीर-ए-आज़म अपने किसी एक इत्तेहादी को भी नाराज़ करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये मुलाकात MKM की हुई फरमाइश पे है, उनकी ख्वाहिश पे हुई है। MKM अपने मुतालबत ले गई थी, लेकिन इस मुलाकात में बहुत सी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, जिसमें अपोजिशन के इस्तीफ़े, जिसमें अपोजिशन की तरफ से मार्च, जिसमें अपोजिशन की तरफ से मुतवक्को सेनेट के इलेक्शन, जिसमें इन्होंने एक चीज़ जो सामने लानी है, जो फ़ज़ा कैम की जा रही है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इलेक्शन कराया जाए या शो ऑफ बेल्ट के ज़रिए इलेक्शन कराया जाए। इस हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है और इस पर MKM जो है वो एग्री है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऐसा तमाम सिस्टम ख़त्म हो जाए जिससे अपने अरकान असम्बली के बिकने का या अरकान असम्बली के दबाव में आने का प्रेशर हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कहा कि मेयर कराची का मामला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कराची के इलेक्शन नहीं हो जाते। बल्दियाती इलेक्शन के बाद ही ऐसे मामला सामने आते हैं। और बाकी वजारत और दीगर जो मामला है वो मेरी इतला के मुताबिक उस पर ना इनकार किया गया है, ना खां की गई है, ना इनकार किया गया है, दरमियान में रखा गया उस मामले को। लेकिन वक्त आने पर देखा जाएगा, उसे वक्त आने पर देखा जाएगा। लेकिन इस मामला में सेनेट इलेक्शन डिस्कस हुए हैं, अपोजिशन के इस्तीफे डिस्कस हुए हैं, अजाफी जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और उस पर MKM की तरफ से मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ अपने इत्तेहाद को कायम रखने के हवाले से भी कहा गया। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि MKM की तरफ से ब्लैकमेल किया जाता है या फिर अपना जो बुनियादी हुकूक है वो मांगा जाता है कि जब भी कौमी असम्बली में कानून साजी का मामला हो, सेनेट में तहरीक अदम एतमाद का मामला हो या फिर भी कोई पावर शो करनी हो इत्तेहादियों के साथ, तभी MKM के ये मुतालिबात सामने आते हैं, बस सूरत दीगर खामोशी इख्तियार की जाती है? क्या समझते हैं कि MKM अपने हक पे है या वफाकी हुकूमत MKM से सही बात नहीं करती? देखिए, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है पॉलिटिकल सियासी तौर पे हुकूमत मुश्किल में है, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, PDM की तहरीक चल रही है, इस किस्म के मसाइल चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर सियासी जमात ऐसे मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। काफ लीग का आप देखें, प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा पंजाब, जाके चौधरी साहब की अयादत के बहाने उनके घर जाके उनसे मुलाकात करनी पड़ी, जो कि इतने अरसे से अवॉइड कर रहे थे। तो इसी तरह से हर सियासी जमात अपने अपने कार्ड खेलती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि MKM का एक ख़ास तर्ज सियासत रहा है, वो जैसे ही कोई मौका गनीमत जानते हैं तो वो अपना उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन इस वक्त भी उन्होंने किया होगा और ये सारे मुतालबात जो सामने आ रहे हैं, जो वो कह रहे हैं अपने लोगों को वापस लाने के लिए या वजारत गिलगित बल्तिस्तान में चाह रहे हैं या सेनेट के हवाले से कोई सीट एडजस्टमेंट चाह रहे हैं या बल्दियाती इंतखाबात में कोई हिस्सा चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है इस वक्त थोड़ा प्रेशर में है गवर्नमेंट, तो कुछ ना कुछ इनसे बनवाया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हैदर अब्बास रिजवी की जो मौजूदगी है वो ये जाहिर करती है कि MKM की आगे चल के वो पुरानी साख्त क्या बहाल होने जा रही है, जैसे लोगों की वापसी की बात भी हो रही है, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, जब से ये अल्ताफ़ हुसैन वाला किस्सा हुआ है, उन्होंने जो हिर्जा सराई की और उसके बाद जो मामलात हुए, कि MKM को अब नई रियलिटीज़ के साथ रहने का सीखना चाहिए। इनको वो पुरानी चीज़ें अनलर्न करनी होंगी। जब तक वो अनलर्न नहीं करेंगे वो सियासी एंटिटी के तौर पे अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उनको नई सियासत, जो नॉर्मल सियासत है, उसकी तरफ आना पड़ेगा। लेकिन राव साहब, अनलर्न करने के लिए भी तो अदालतों से रुजू करना पड़ेगा ना, एक बार आपको सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तो पॉलिटिकली इनको अनलर्न करना पड़ेगा, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो पहले दौंस दादली, जबर, भत्ता, ये वो जो उनके चाइना कटिंग जो इनके हवाले से चीज़ों का जिक्र आता है, या पता है लोगों को कि किस किस्म के ग्रुपों की सपोर्ट ये करते थे, या इनके कौन कौन से इनके आशीर्वाद के साथ लोग किस किस तरह के काम करते थे, वो चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी। नॉर्मल जो पॉलिटिक्स है, जो आम आदमी की सियासत है, आम आदमी को खौफ की बुनियाद पे नहीं, उसको अपनी एसोसिएशन की बुनियाद पे साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। एमक्यूएम की सपोर्ट मौजूद है, ये थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करें और इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। और दफ्तर तो इनको बिल्कुल नहीं खुलवाने चाहिए, क्योंकि दफ्तर तो इनके बिल्कुल खौफ और जबर की अलामत थे। अगर वो खुलेंगे तो लोगों को यही लगेगा कि वो पुराने वाले काम फिर शुरू होने वाला है, तो वो मामला कराची के ख़राब भी हो सकते हैं उससे। इसलिए मेरा ख्याल यह कि एमक्यूएम को अगर स्पेस दोबारा से मिल रही है, उनकी लीडरशिप वापस आ रही है, कराची में उनका होल्ड अगर बनने जा रहा है दोबारा से, अगर वो लोग वापस आते हैं, शायद ये इकट्ठे भी हो जाएं जो ग्रुप अलग-अलग हुए हुए हैं। यानी माजी की रिवायात को तर्क करना पड़ेगा, माजी की तर्ज सियासत को तब्दील करना पड़ेगा। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखे गए, जलावतन रहनुमाओं को एक किस्म का एनआरओ देने और गिलगित बल्तिस्तान में मुशीर लगाने, इसके अलावा मेयरशिप के हवाले से, दफातर खोलने के हवाले से, इसमें कितने मुतालिबात ऐसे हैं जिन पर वज़ीर आज़म को इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए अमल दरामद करना चाहिए, और कितने ऐसे हैं कि जो मुतालिबा ही एमक्यूएम का गलत है? यासिर, देखिए, जब से एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपने आप को एमक्यूएम लंदन से अलग किया तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो लेबल लगे और जो माजी के अंदर अल्ताफ हुसैन की वजह से जिन मुश्किलात से वो दो चार हुए, उनसे दामन अपना छुड़ाकर अपने आप को एक कौमी धारे में शामिल करें और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो तासुर लेबल है, वो ख़त्म और उनके लिए मुश्किलात भी कम हो। लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगी, चूंकि एमक्यूएम हर हुकूमत के साथ वो किसी न किसी शेप में अटैच रही है, तो वो हर पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किस मौके के ऊपर उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना है, वो अपने मुतालबात पेश करते हैं। माजी में वो बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों से अनड्यू फेवर भी लेते रहे, लेकिन अब जो सिनेरियो है थोड़ा डिफरेंट है। अब वो अपने आप को, जिससे मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, एक नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाने के लिए इस किस्म के मुतालबात करते हैं। मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुतालबा किया कि कराची के अंदर उनके बहुत से ऐसे वर्कर जो मिसिंग पर्सन थे और पीटीआई गवर्नमेंट की सपोर्ट से वो बाजियाब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से मिसिंग पर्सन मौजूद हैं। उनकी सियासी वाबस्तगी की वजह से उन्हें बहुत से मुश्किलात का सामना है। अमीनुल हक साहब ने यह मुतालबा किया कि रेलेवेंट क्वार्टर्स को प्राइम मिनिस्टर इस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें। रेलेवेंट क्वार्टर्स आप समझ सकते हैं, उनका इशारा था हसास इदारों की तरफ, कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर अपना रोल प्ले करें। सियासी वाबस्तगियों की वजह से बहुत से वर्कर्स को बहुत मुश्किलात का सामना है, मजीद वर्कर को बाजियाब भी कराएं, और कुछ वर्कर जिन्हें अभी खौफ है उन्हें किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, तो उस सिलसिले में भी हमारी मदद करें। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ अर्सा पहले की गई कोशिशों से काफी लोग वापस लौट कर आए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि भत्ता माफिया दोबारा सर उठा रहा है और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमें इस सिलसिले के अंदर भी फैसिलिटेट करें। प्राइम मिनिस्टर ने इंटीरियर मिनिस्टर को ऑर्डर कर दिया है कि आप रेलेवेंट क्वार्टर से बात करें और इनके जो मसाइल है उनको हल करें। चूंकि एमक्यूएम की एक इस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो सेनेट इलेक्शन हो या उसके अलावा जो पीडीएम की वजह से जो सियासी सूरत हाल इमर्ज हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर की भी ये कोशिश होगी कि एमक्यूएम के जो जायज मुतालबात हैं उनको मानते हुए, उन्हें सपोर्ट करते हुए उन्हें अपने साथ रखा जाए। आपने देखा होगा गवर्नर सिंध लाइजॉन बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे राना अजीम साहब ने बताया कि उन वर्कर्स को आने की इजाजत है जो समझते हैं कि बेकसूर है, उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत कोई उन्हें ग्रिल नहीं करेगी, आउट ऑफ द वे उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा करेगी, वो जाएं और अदालतों में अपने आप को क्लियर करवाएं। तो उनके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस उन्हें मिली है। उन लोगों के लिए जो हार्ड लाइनर थे, ये मुश्किलात में थे, ये हॉट वाटर में थे, अब आने वाले दिनों में उनके लिए कुछ मुश्किल आसानियां हैं, जैसा कि जो वापस आना चाहते हैं वापस आए, अपने ऊपर लगे इल्जामात का सामना करें, अगर बेकसूर हुए तो वो सही से सियासत में फिर से इनरोल हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने अभी जो दीगर मुतालिबात हैं उस पर अभी तक उन्हें कोई इंदिया नहीं दिया कि इस पर किस तरीके से अमल दरामद होगा, लेकिन सेनेट इलेक्शन में बिलाशुबा एमक्यूएम की अहमियत उजागर होती है और एमक्यूएम ने वो कार्ड जो खेला वो बेहतर। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। सेनेट इलेक्शन से पहले क्या अपोजिशन हुकूमत गिरा पाएगी? सेनेट इलेक्शन का कबल अज़ वक्त होना अब कुछ नामुमकिन दिखाई देता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए बाकायदा तौर पे रोड मैप जारी कर दिया है और इस हवाले से DROs और ROs भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं और वो फरवरी में होंगे। तो अगर फरवरी में ज़िमनी इंतखाब होंगे तो सेनेट इलेक्शन कैसे मुमकिन हो पाएगा? अपोजिशन जो मुतमईन दिखाई देती है वो किस वजह से मुतमईन दिखाई देती है? अपोजिशन के पास कार्ड है क्या जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? राना साहब क्या समझते हैं, अपोजिशन का कार्ड क्या होगा? यानी मौलाना फजलुर रहमान तो कहते हैं कि हर पत्ता एक ही वक्त में शो नहीं किया जा सकता, रफ्ता रफ्ता पत्ते शो किए जाते हैं। तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से उनके पास पत्ता कौन सा? देखें जी, इन्होंने जो प्लानिंग की है, सारी दुनिया सोच रही है, पूरा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। शायद लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इस्लामाबाद जाके ख़त्म हो जाएगा, 1 या 2 दिन की बात होगी और उसके बाद ख़त्म नहीं। मैं आज आपको इनकी पूरी प्लानिंग आपके सामने रख देता हूँ कि जो इन्होंने फ़ैसला किया है, ये क्यों इतने मुतमिन है कि ये सेनेट इलेक्शन से पहले, इस्तीफ़ों से पहले ये हुकूमत को कोई ऐसा माहौल बना देंगे कि हुकूमत मफलूज होकर रह जाएगी। इसके लिए यासर इनकी प्लानिंग हो चुकी है। इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इनका सारा डिपेंड अब इस्तीफ़ों पे नहीं है, इनका सारा डिपेंड है अब लॉन्ग मार्च पे। इन्होंने लॉन्ग मार्च का तरीकाकार यह रखा है कि पूरे पाकिस्तान को किस तरह मफलूज किया जाए, किस तरह सारा सिस्टम मफलूज किया जाए। अब ये लॉन्ग मार्च इस तरह चलेगा कि कोयटा से निकलेगा, पेशावर से चलेगा, सखर से लैदा होगा, कराची से होगा, बलोचिस्तान से होगा, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबों के साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन जगहों से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा और बैक वक्त ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और ये लॉन्ग मार्च की इनकी पॉलिसी ये होगी, तरीक़ेकार इनका ये होगा कि ये लॉन्ग मार्च कम से कम 1 हफ्ता जारी रहे यासर, और 1 हफ्ता तमाम सिस्टम जो है वो मफलूज होकर रह जाए। यानी जब आप कोयटा से निकलते हैं, आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप सारा सिस्टम ब्लॉक कर देंगे, आप कोशिश करेंगे ये लॉन्ग मार्च में ऐसा कोशिश करेंगे कि जहां से ट्रेनें गुजरती हैं उन ट्रेनों पर भी कुछ देर के लिए उन रेल की पटरियों पर कुछ देर के लिए रुका जाए, उस सिस्टम को मफलूज किया जाए। मेन शाहराहें जो हैं वहां पर लॉन्ग मार्च इस तरह लेकर जाया जाए कि इनका लॉन्ग मार्च ही वहां पर चलता हो और कोई ट्रांसपोर्ट ना चलती हो, ना सब्जी वाला ट्रक वहां से गुजर सके, ना कोई और सामान गुजर सके, ना तजारत का काम हो सके, ना सवारियां जा सके, ना कोई आ सके। यही सिस्टम ये सिंध से रखेंगे, सिंध से एक लैदा होगा, कराची से लैदा निकलेगा और सक्कर से लैदा होगा। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ होकर चारों सूबों से ये एक लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये चारों सूबों से कश्मीर समेत और गिलगित बल्तिस्तान में 6 जगहों से ये लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे। और इनका आइडिया ये है, जो इनकी प्लानिंग ये है कि इसमें जिस जगह इनको रोका जाए वहां पर हर सूरत में, मैं ये जो लफ्ज़ कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर सूरत में तसादम किया जाए, तसादम की तरफ जाया जाए। यानी ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए कि अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे इनको रोकते हैं, इनको रूट्स चेंज करने का कहते हैं, या कोई मामला होता है, यहाँ तक एक इनकी प्लानिंग में शामिल है कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो उस वाक़े को भी हुकूमत के पेटे पल्ले डाला जाए और फिर उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि तमाम इदारे मफलूज होकर रह जाए। ये एक बड़ी खौफनाक यासर इनकी प्लानिंग है। अब क्योंकि इन्हें पता है कि जब अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ कामयाब हो जाती है, मुल्क को मफलूज नहीं होना चाहिए। जब मुल्क मफलूज हो जाते हैं, मतलब मफलूज में इस तरह कहता हूँ, जब हर चीज़ बंद हो जाती है तो फिर वो कोई हुकूमत जो होती है वो बेबस सी नज़र आती है। ये हुकूमत को बेबस करने के लिए कह रहे हैं। पहले इनका टारगेट था कि लाहौर से लॉन्ग मार्च, अब ये लाहौर से नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों से है, लॉन्ग मार्च निकलेगा। पहले भी जो तसादुम का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही थी और हुकूमत ने इनको ना रोक के एक अक्लमंदी का सबूत दिया था, अब हुकूमत क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। राना साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। खबर साहब, आप क्या समझते हैं, अगर अपोजिशन ये प्लानिंग कर रही है जिस तरह के राना साहब खदशात का इजहार कर रहे हैं, अगर ऐसी ही प्लानिंग होगी तो क्या ये अपोजिशन के लिए फायदेमंद साबित होगी? पहली बात तो ये है कि मैं राना साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो अब पिछले मरहले में चला गया और ये आखिरी सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उससे पहले ये जो लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ है, लॉन्ग मार्च को पूरे मुल्क में भरपूर बनाने के लिए इससे बेहतर हिकमत अमली नहीं हो सकती कि जहाँ जहाँ इन जमातों के पावर बेसेस हैं इनके, वहाँ से जुलूस निकाले जाएं और लोग मार्च करें और रास्ते बंद करें और आगे बढ़ें। तो ये इसके बगैर इनकी तहरीक जो है वो तूल नहीं पकड़ सकती, क्योंकि सर्दी है,
ज़्यादा देर तक इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च नहीं किया जा सकता, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि कोरोना भी है, कोरोना की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस सूरत हाल में इन्होंने इसी हिकमत अमली पर ज़्यादा जोर दिया है कि वो अपने अपने पावर बेसिस से जुलूस निकालें और उनको काफ़िलों को लेकर जाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को बंद करने की कोशिश करें ताकि हुकूमत पर दबाव बढ़े और हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए या कोई बात करे। वैसे तो ये मुज़ाकरात से इनकारी हैं और कहते हैं कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में आखिरकार मेज़ पर बैठना पड़ता है और मसाइल का हल मेज़ पर ही निकलता है। और जिस तरह से पीडीएम है, पीडीएम के अभी एक लाड़काना में जलसा होना है, आज उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ असम्बली में तहरीक जमा करा दी उन्होंने कि कोरोना की वजह से ये जलसा नहीं होना चाहिए, तो उस पर बहस होगी। आपकी नजर में अपोजिशन की ये प्लानिंग जो है उनके लिए फायदामंद दिखाई दे रही है और बेहतरीन प्लानिंग यही हो सकती है। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन तसादुम का रास्ता इख्तियार करना चाहती है तो वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें उस तसादुम से बचने के लिए क्या माजी की तरह फिर खुली छूट देंगी या फिर उनको रोका जाएगा और नई टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे? देखिए, ये किसी हद तक काबिल यकीन लगता है जो वो सोच रहे हैं और जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, वो इमरान खान साहब की और हुकूमत की इस खदशे को या उसको जो वो बात करते हैं उसको तक़वियत देता है कि ये मुल्क के अंदर ना जमहूरियत चाहते हैं, ना कोई और के किसी किस्म का इस्लाहात चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात हो, भले कोई और मामला तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं या उसके तहत इदारों को अपने हदूद में रहने की जो बात की जा रही है, इसका मतलब ये है बुनियादी तौर पे कि वो अपने उन केसेस के लिए, अपने उन चंद लोगों को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये उनकी वो जहनीत की अक्कासी हो रही है बुनियादी तौर पे। और मेरा ख्याल ये है कि इस किस्म की कोई भी मनसूबाबंदी, जैसे ये पीडीएम के जलसे थे, जिस तरह से आखिरी जलसे तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल हवा निकल गई इन जलसों की, इसी तरह से मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च में भी बहुत ज़्यादा कामयाबी के कोई आसार नज़र नहीं आते। ये कोई मामूली बात नहीं है, इतने शहरों से बैक वक्त इस तरह का एक अरेंजमेंट करना कि लोग हर जगह से निकलें, रोड्स ब्लॉक करें, रेलवे लाइंस ब्लॉक करें, कारोबार ज़िंदगी को मुअत्तल करके रख दे, तो उसमें देखें रिएक्शन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है। उन्होंने रास्तों को भी खुलवाना है, उन्होंने रोकना भी है, इस सारा अमल से पहले भी रोकने की कोशिश करेंगे, दौरान में रोकने की भी कोशिश करेंगे और ज़ाहिर है आवाम की सहूलत के काम करेंगे। लेकिन एक जो खदशा ज़्यादा पाया जाता है, अगर ये इस किस्म की कोई मूवमेंट होती है तो उसमें जो लोगों की आपस में सियासी बुनियादों पे हो या ज़ाती किसी मुश्किल की वजह से जो वहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, जो आगे चल के खुदा ना खास्ता जो कि इम्कान नहीं है खाना जंगी की सूरत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है, यानी इस हवाले से भी उसके नतीजे बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह राव साहब ने भी इशारा दिया कि इतने बड़े पैमाने पर हर शहरों में लोगों को निकालना, उन्हें मुतहर्रिक करना, ऐसे वबा के दौर में भी और ऐसी ठंड में भी, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? अवामी सपोर्ट मिल पाएगी अपोजिशन को? जैसे देखिए, जो ने सिस्टम को हर्ट करने के लिए आप उस लेवल तक तो लोगों को निकाल सकते हैं। आप ये समझे कि बहुत बड़ी एक लाखों लोगों का समंदर मुख्तलिफ शहरों में उमड़ आएगा, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद छोटे छोटे रैलियां निकाल कर कुछ इलाकों के अंदर, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी सपोर्ट से, उनकी जमात के सपोर्ट से, जो उनका अपना एक मदारिस का नेटवर्क है, अगर आप मुख्तलिफ शहरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोकने में, मुतासिर करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो मुश्किलात तो बढ़ेगी, वफाकी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये उसके डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स तो मौजूद हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके के साथ पीडीएम ने और अपनी सियासी मकासद को हासिल करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, जमहूरी इक़्तिदार के अंदर रहते हुए आप बिल्कुल आगे बढ़े हैं। लेकिन मामला ये है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जानब से जो इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी के लिए जिस किस्म के अल्फाज का अक्सर बेशतर सहारा लिया जाता है, ये इंतहाई खतरनाक रविश है। जबान के जख्म कभी मंदमल नहीं होते और माजी की तारीख भी इस हवाले से बड़ी हमारे सामने मौजूद है, बड़ी तल्ख है कि अल्टीमेटली उसके कितने सख्त नताइज बरामद होते हैं। राव साहब ने उसी जानिब इशारा किया कि इस किस्म के अल्फाज से और इस किस्म की लाइन अडॉप्ट करने से अल्टीमेटली मुआशरे में
नफरत बढ़ती है और वो इस मुल्क के लिए किसी हवाले से सूटेबल नहीं है, बिलखुसूस जिस किस्म के चैलेंजेस का इस मुल्क को सामना है। जमहूरी इक़्तिदार को सामने रखते हुए मौसर तरीके के साथ बातचीत और उसके साथ अपना जो आपका एहतजाज है, आपका हक है, लेकिन अगर आपने ये प्लान किया हुआ है कि हमने जिंदगी का पहिया रोकना है, लोगों के लिए वफाकी हुकूमत को प्रेशर मिलाने के लिए परेशानियां पैदा करनी है और कोई इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा करनी है, बाय डिजाइन ऐसा करें तो ये यकीनी तौर पर खतरनाक होगा। प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से उन्होंने कुछ थोड़ी सी अपने लच्चे का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए। वुज़रा ने भी इस हवाले से कुछ लच्चे का मुजाहरा किया। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी इस मामले को मद्देनजर रखना चाहिए और जिस लेवल के ऊपर आप अपनी एहतजाज करें, पाकिस्तान में सूरत हाल इस तरीके की है कि जो आपका इकदाम आपके लिए सूदमंद साबित हो जाए, जिसमें आप कामयाब हो जाए, फिर वही तर्ज सियासत अपनाया जाता है। अगर अपोजिशन इसमें कामयाब हो जाती है तो फिर मुस्तकबिल में भी अगर यही तर्ज सियासत अपनाया गया तो फिर पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, हमारा तर्ज सियासत कैसा होगा, जमहूरी अमल किस तरीके से सबूताज होगा, यह भी एक सवालिया निशान है। राना साहब, सेनेट इलेक्शन की ही बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शन पे अपोजिशन जमातें इस्तीफे का ऑप्शन पहले इस्तेमाल करना चाहती थीं, लेकिन अब सोच विचार की जा रही है कि इस्तीफे का ऑप्शन बाद में इस्तेमाल किया जाए। तो कौन सी अपोजिशन की जमातें ऐसी हैं जो कायल करने में कामयाब रही कि ये ऑप्शन इलेक्शन के बाद होना चाहिए? देखिए, इसमें अख्तर मेंगल, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसमें ANP, इन तीन जमातों ने इस बात पर इसरार किया कि हमें किसी सूरत में भी सेनेट के इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए और अगर इस्तीफ़े देना बहुत ज़रूरी है और अगर हमें वफाकी हुकूमत ही ख़त्म करनी है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत का इस्तीफ़े सेनेट इलेक्शन से बाद देने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के भी एक अहम रहनुमा ने इसकी तायद की और उनका बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। उनका मामला बड़ा क्लियर है, अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं और उसके बावजूद सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं तो हम ज़ीरो पे चले जाएंगे। अगर हम इस सूरत में इस्तीफ़े देते हैं, नहीं देते और बाकायदा सेनेट इलेक्शन हो जाते हैं और हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं तो सेनेट के अंदर हमारी कुछ ना कुछ तादाद मौजूद होगी ताकि आने वाले वक्त में हम उसे मजीद बढ़ा सकते हैं, कोई ना कोई सिस्टम कर सकते हैं। तो ये इन जमातों के इसरार के बाद अब ये लॉन्ग मार्च को दूसरे तरीके से करने का तवज्जो ही इसलिए दी गई है ताकि ऑप्शन इस्तेमाल हो ही ना सके और अगर इस्तेमाल करना भी पड़े तो आखिरी हद हो और ये ऑप्शन सेनेट के इलेक्शन के बाद होगा। ये ऑप्शन सेनेट के इलेक्शन के बाद हो और लॉन्ग मार्च का तरीकाकार भी तब्दील किया गया, उसकी साख्त भी तब्दील की गई है। अब देखना यह है कि अपोजिशन इस साख्त पर अमल दरामद करने में किस हद तक कामयाब होती है और वफाकी हुकूमत इसका किस तरीके से सामना करती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में आजकल एंटी करप्शन काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई देता है। साबिक नून लीगी रुकने कौमी असम्बली मुदस्सर कयूम नाहरा को गिरफ्तार किया गया। उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, उसकी तहकीकात भी हो रही थी। रेफरेंस भिजवाया गया था DC की जानिब से और उस पर इस दरख्वास्त पर तहकीकात का अमल मुकम्मल हुआ और उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ी तादाद है साबिक और मौजूदा कौमी और सूबाई अरकान असम्बली की जिन पर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं। एंटी करप्शन उसकी तहकीकात कर रहा है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारी अमल में आने वाली है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद नून लीगी अरकान असम्बली की है और कुछ तादाद मौजूदा हुकूमत यानी PTI से भी वाबस्ता अफराद की है। तो आने वाले दिनों में क्या सियासी बहरान पैदा होगा? अगर इन पर लगने वाले करप्शन के ये चार्जेस सच साबित हो जाते हैं तो नाअहली की तलवार भी लटक जाएगी। राना साहब, इस मौजूदा सूरत हाल में कितने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं मौजूदा और साबिक जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं और इस हवाले से एंटी करप्शन की तहकीकात चल रही हैं जो मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली हैं? बल्कि मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी हैं यासर, और इनकी तादाद 40 से ज़ायद है। ये 40 से ज़ायद जितने लोग हैं ये वो हैं जिनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब तरीन गिने जाते थे, जो साबका अदवार में MNA भी रहे, कुछ मिनिस्टर भी रहे, कोई मौजूदा MNA भी हैं। इनमें से 3 वो हैं जिनका तहरीक इंसाफ से इस वक्त तल्लक है, वो भी 3 लोग मौजूद हैं। अब हो ये रहा है कि आप देखें कि ग़ुलाम दस्तगीर जो है, खुर्रम दस्तगीर के वालिद, इन पर भी आज एक मुकदमा हो गया। खुर्रम दस्तगीर पर पहले भी मुकदमा है, ख्वाजा आसफ के कुछ रिश्तेदारों पे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के पिछले दिनों लाहौर के आपको पता है राना मुबशर पे हो गया, उस पर जो बरादरान है, खोखर बरादरान है, उन पर हो गया। और आज मुदस्सर क्यूम नाहरा भी गिरफ्तार हो गए। और आने वाले दिनों में लाहौर का एक तगड़ा MNA, मैं फिर कह रहा लाहौर का एक तगड़ा MNA जो है उस पर भी FIR दर्ज होने वाली है और वो भी गिरफ्तार होगा।
तगड़ा MNA है लाहौर का और मुस्लिम लीग नून से उसका तल्लक है। लाहौर के 3 MPA हैं, चले मैं ये भी आज ब्रेक कर दूं, 3 MPA हैं लाहौर के, और तीनों MPA जो है वह 2-2 दफ़ा इलेक्शन जीते हुए हैं। उन तीनों MPA जो है उनमें से भी किसी ना किसी पे मुकदमा दर्ज हो जाना है। ये सारी चीज़ें जो है ये हो तैयार है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, दीगर कामों के बाद जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आने वाले दिनों में इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होंगी, और ये गिरफ्तारियां अब किस पे हो रही हैं? क्या कोई बचता हुआ भी दिखाई देता है इनमें? नहीं, मुझे बहुत कम ऐसे जहाँ से नज़र आ रहे हैं। कसूर का भी एक बड़ा नाम जो है वो उसकी गिरफ्तारी तैयार है, मैं ये आपको बिल्कुल बता। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 3 बड़े सरकारी इदारों में डायरेक्टर की पोजीशन पर काम करने वाले मौजूदा सूरत हाल में अफराद जो है वो भी गिरफ्तार होने वाले हैं। ये तयनातियाँ साबिका दौरे हुकूमत, तयनाती भी हैं, करप्शन भी है, सारा कुछ है, और वो गिरफ्तार होने वाले हैं। मेरा ख्याल है शायद जिस वक्त ये हमारा प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त तक FIR दर्ज हो चुकी हो, या आइंदा आने वाले 24 घंटों में या 36 घंटों में उन पर FIR दर्ज हो जाएंगी। अब मामला क्या चल रहा है यासर, ये बड़ा खौफनाक एक काम चल रहा था कि साबका दौर में लोगों ने क्या किया, खासकर सरकारी मुलाजमीन ने, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हुकूमती अरकान असम्बली ने, इन्होंने देखा कि जनाब ये सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन को अपनी ज़ाती ज़मीन बना लिया, शामलाट को ज़ाती ज़मीनें बना लिया, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, और लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर लिए। और उसके बाद क्या हुआ, कब्जे करने के बाद उन अदारों के जिनकी ज़मीनें थी उनके साथ ऐसी मिली भगत की कि कई केसेस भी जीत लिए, नीचे से कई केसेस भी जीत लिए, और कई ऐसे स्टे ले लिए कि जिस पर दूसरी सरकारी इदारे का कोई शख्स पेश ही नहीं होता था। ये जो आज जिसपे मुदस्सर क़य्यूम नारा गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता है इनके एक भाई मौजूदा MNA, एक भाई इनका है, वालिद साहब पे वो भी, उन पर भी मुकदमा है, और बहुत से लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हैं। और ये वो सारे लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन थे, और अब मजीद जो करीब तरीन है वो भी गिरफ्तार होने वाले हैं। अब अगर इस पर अपोजिशन ये कहे कि जनाब इन पर झूठे इल्ज़ाम है, पहली दफ़ा ये हुआ है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, सही, इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद DG एंटी करप्शन जो है गौर नफीस, इन्होंने फिर इनकी हदायत पर फिर FIR दर्ज हुई है, और FIR दर्ज आपके मुताबिक 40 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं गुज़श्ता और मौजूदा जिन पर ये करप्शन के केसेस चल रहे हैं, और गिरफ्तारियां मुस्तकबिल में अमल में आ सकती हैं। राउत साहब, शफाफियत बहुत मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए, तो एक ही पार्टी के ज़्यादा अरकान असम्बली हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, तो क्या इस हवाले से अपोजिशन के जो मुद्दा है, अपोजिशन का जो मुतालिबा है, अपोजिशन के जो इल्ज़ामात हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा? शफाफियत को किस तरीके से मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? देखिए, ये बड़ी बुनियादी बात है। एक तो टाइमिंग का इशू है, दूसरा ये शफाफियत। ऑब्वियसली अब जो अपोजिशन की तहरीक चल रही है उस वक्त ये इसका जोर पकड़ना, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे कोई विच हंटिंग हो रही है, कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है ख़ास तौर के लोगों की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसका बगौर जायज़ा लें तो उसमें वही ये लोग, वो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो हमेशा से इस किस्म के काम में रहे, और उस पार्टी के मेजॉरिटी लोग हैं जिनका ये वतीरा रहा, जिन्होंने कब्जा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया, जिन्होंने सरकारी माल लूटना खाना अपना फ़र्ज समझा और उन्होंने एक सियासत का हिस्सा उसको बना दिया। ये भी एक हकीकत है। इसलिए ऑब्वियसली एक ट्रेडिशन एक जमात के अंदर मौजूद है, तो उसके लोग ही वो काम ज़्यादा कर रहे हैं और वही पकड़े जाएंगे। उनकी देखा देखी करने वाले भी यकीनन होंगे बहुत से जो ये कर रहे होंगे। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये बहुत देर से शुरू हुआ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो नैब के केसेस थे या करप्शन के खिलाफ जो प्रोसेसेस थे वो स्लो और उसमें डिले, निज़ाम इंसाफ में कुछ उसमें रुकावटें आने की वजह से वो काफ़ी इससे परेशान हुए थे। उन्होंने फिर अगली दूसरी स्ट्रेटजी के तौर पे इसको एक्टिवेट किया, जिसमें FIA को भी आप देखते हैं, एंटी करप्शन को भी आप देखते हैं, और मेरे ख्याल से जितनी गहरी जड़ें हैं पाकिस्तान में करप्शन की, हर उस इदारे को इंटरनल जो सिस्टम है इदारों के अंदर करप्शन को रोकने के, मेरिट को पामाल करने को रोकने के, और ये इस तरह के जो इदारे एंटी करप्शन है, FIA है, नैब आ जाता है, ये सारे इदारों को फाल करने की ज़रूरत थी। ये बहुत देर से किए गए, इसलिए उसमें ये तासुर आ रहा है बार बार कि शायद ये PDM की तहरीक है, उसमें वही टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि टाइमिंग इनको फाल देर से किया गया है, इसलिए इस पर सवालात उठ सकते हैं। लेकिन कार्रवाइयां बिला तफरीक होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले दौरे इक़्तिदार में थे ज़्यादा केसेस तो उन्हीं पे होंगे, जो मौजूदा दौरे इक़्तिदार में हैं उन पे केसेस बाद में जाके खुलेंगे जब एनालिसिस पूरा हो सकेगा। भट्टी साहब, किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी
चोरी होती है, तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से भी सोच विचार कर रही है। उन्होंने 3 टर्म्स मुतारिफ करवाई हैं, वो क्या है? वफाकी हुकूमत ने एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से क्या निजाम तश्कील दिया? पाकिस्तान के अंदर 2009 में कोशिश हुई थी एक कौमी एजुकेशन पॉलिसी की, लेकिन 18वीं तरमीम की वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन की जानिब नहीं बढ़ सकी। अब वफाकी वजारत तालीम ने प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम और मुअस्सर एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जिसमें सूबों को भी ऑन बोर्ड किया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड होंगे। वफाकी वजारत तालीम ने खत लिख दिया है सूबों को, 500 से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को, जिनसे आराम मांगी गई हैं, और 23 मार्च 2021 तक पाकिस्तान की मुअस्सर कौमी एजुकेशन पॉलिसी तरतीब देकर ऐलान कर दी जाएगी, जिसका मकसद यह है कि थर के अंदर रहने वाला बच्चा भी उसका म्यारी तालीम वो हो जो एक इस्लामाबाद के अंदर किसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मुयस्सर हो, बलूचिस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो म्यारी तालीम मुयस्सर हो जो लाहौर के बच्चों को हो। तो ये एक अच्छा इकदाम किया जा रहा है जिसके आने वाले दिनों में अच्छे समरात होंगे। तीसरा एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है, IT के मैदान में बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए। $5 अरब एनुअल हम अपने रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं, उस मकसद के लिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी हर्ट ना हो और हम मौसर तरीके से हमारे पाकिस्तान में कंपनियां काम कर सकें। ऑनलाइन कंटेंट की मंजूरी दी गई। कुछ कंपनी और NGOs वावेला कर रही हैं कि ये कंपनियां इससे पाकिस्तान से कारोबार बंद करके चली जाएंगी। कतन ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर चेयरमैन PTI ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके ऑनलाइन कंटेंट रूल्स मुरतब किए, मंजूर हो चुके हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन जारी है, जिससे पाकिस्तान को दरपेश जो हाइब्रिड वॉर के हवाले से खतरात है उनसे निपटा जाएगा। बहुत शुक्रिया राव खालिद साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब और सईद खावर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां पर भारतीय फौज को पसपाई का सामना है और भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालिया एक्शन पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इन दिनों 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं। आज उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारतीय अज़ाइम का पर्दा चाक किया और बताया कि भारत किस तरह मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत खत्ते में बदअमनी की जानिब गामज़न है और शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने बताया कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो सरहदी इलाकों में हमारी चिरीकोट सेक्टर पर भारत की जानिब से फायरिंग की गई और उस फायरिंग का निशाना बनी अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर की गाड़ी जो वहां पे गश्त पे थे। ये आप मनाजिर में टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया को हम ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जानिब से मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की जाती है, सरहदी इलाकों में हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, बेशतर सेक्टर्स में तालीम गाहों को निशाना बनाया जाता है, तो उसी वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिर की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसकी बाद में तस्दीक दफ्तर खारिजा के तर्जुमान जाहिद हफीज की प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई है। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारिजा नजमुद्दीन शेख साहब ने। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, माजी में अगर हमारी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी देखी जाए और मौजूदा दौरे हुकूमत में देखी जाए, भारत को लेके हमने किस हद तक अपने नैरेटिव तब्दील किया, दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की, और हालिया ये जो आज का वाकया है अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर की गाड़ी को जो निशाना बनाया गया, इससे आप क्या समझते हैं खित्ते में किस किस्म की तब्दीली आ सकती है? देखिए, ये हिंदुस्तान की तो प्लान है, ये उनका मंसूबा है कि जो भी कश्मीर में उनको अभी जो कश्मीर में एट्रॉसिटीज कर रहे हैं और जिसके लिए मजम्मत हो रही है और कश्मीरी उनके साथ उनके खिलाफ अपनी जारी रख रहे हैं, कोशिशें जारी रख रही हैं, तो उनको ये चाहिए कि किसी तरह वो पाकिस्तान को जवाबदार ठहराएं। अब ये UN मोगिब के जो हमला किया है, ये एक नई डेवलपमेंट है, लेकिन वो कहेंगे कि साहब हमने तो UN मोगिब को कभी पहचाना नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे हों, और अगर कोई हादसा हो गया है तो हादसा ही है, हम कोई डिलिबरेटली नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश ये है कि कहें कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे उनके लिए तकलीफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अब इस वक्त मुझे लगता है कि दुनिया में हमें हर अपनी सिफारत को उजागर तो है, लेकिन अब उनसे कहना है कि जो भी असरअंदाज लोग हैं उनके इलाके में उनको ये चीजें साफ तौर पे बताएं, और जो केस है दोनों केसेस है,
एक तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो उन्होंने किया है उसका पूरी तफसील बताना है कि ये 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शेख साहब ये जरा बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, वज़ीर ख़ारजा भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर चुके हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ये भारत ये क्यों मंसूबा बना रहा है? क्या इसी वजह से जो हालात आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए उनको ये है अपने लोगों के लिए भी, कश्मीरियों के लिए भी और पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए कि हम इस किस्म की हरकत कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको जो पिछला तजर्बा हुआ है उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो इस किस्म की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश किए बगैर वो जरूर ये कहेंगे कि हमने लगाया। ये पहले भी कर चुके हैं कि साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने पूछा कहाँ लगाई है, क्या हुआ है, और उसका कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अपने प्रोपेगेंडा के लिए उन्होंने ये कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। और इसका मुझे खदशा है इसी किस्म की वो फिर। शेख साहब इसकी एक वजह ये भी तो नहीं हो सकती कि किसान इस वक्त दिल्ली की सरहदों पे और दिल्ली के अंदर पिछले 21-22 दिनों से धरना दिए बैठे हैं, 20 हलाकतें हो चुकी हैं उस धरने के दौरान, तो उस धरने से तवज्जो हटाने के लिए बॉर्डर टेंशन बढ़ाना चाहते हैं? देखिए अंदरूनी जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में वो कोई मोदी साहब के लिए अच्छी नहीं, और वो उन्होंने पहले भी किया, फिर भी करेंगे कि बैरूनी इलाके में यानी फॉरेन पॉलिसी में या फॉरेन अफेयर्स में वो इस किस्म की चीज जिससे वो फिर अपनी नेशनलिज्म को उजागर करें और कहे कि साहब हम अपने दुश्मनों के साथ या हमारे एडवर्सरीज जो है उनके साथ हम सख्त मुकाबला कर रहे हैं, और इससे डिस्ट्रैक्ट करें अटेंशन उस स्ट्राइक से और जो मसले हैं हिंदुस्तान में इस वक्त। लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब आप ये भी देखें ना कि अब तो भारत के अंदर ये जो ड्रामे हैं भारत के नरेंद्र मोदी के वो नहीं चल रहे। अब सिख वहां पे जितने आप कह रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये अपने आप को डिसीव न करें। जहां तक हिंदुस्तान में नेशनलिज्म का एक फीवर जो पैदा किया है मोदी साहब ने, वो अभी तक जिंदा है और उसको वो ज्यादा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंगाल में बंगालियों के साथ जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इसमें कामयाबी हो रही है। तो उनको नेशनलिज्म उनके लिए अंदरूनी सूरत हाल में उनके लिए अच्छा है और वो इसको प्ले करेंगे। अच्छा शेख साहब, पूरी दुनिया में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे उन्होंने बड़ा मुतारक किया, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, पूरी दुनिया में ये आवाज़ कश्मीरों की बन गई। उससे भारत दबाव में तो आया था, आया है और आएगा। और ये सिर्फ कश्मीर की वजह से नहीं, ये इस वजह से भी कि दुनिया को खदशा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं मोदी, उससे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, और जो है उन सबको ये अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तशवीश है। लेकिन तशवीश के साथ साथ हमें ये भी इसका भी इकरार करना चाहिए क्योंकि अब इनमें एक इक्तिसादी पोटेंशियल नजर आता है दुनिया को, और दूसरी तरफ उनको ये भी नजर आता है कि अगर हम चीन के खिलाफ कोई बुलवक चाह रहे हैं तो वो हिंदुस्तान हो सकता है। इन दोनों चीजों को वो मद्देनजर रखते हुए उन पे उस किस्म का दबाव नहीं पड़ रहा। अभी जो अमेरिका ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की उसमें उनको उनको नाम में इंक्लूड नहीं किया, कहा कि साहब ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न उनको करना चाहिए। उनके अपने रिकमेंडेशन से सेनेटर ब्राउनबैक की रिकमेंडेशन थी, लेकिन वो रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। ये चीजें इससे वाजे होती हैं कि दुनिया से मुराद के अभी जो बड़े पावर्स हैं, मगरबी यूरोप है या अमेरिका है, वो दोनों इसको एक खास प्रिज्म के जरिए देखते हैं और वो प्रिज्म है कि हिंदुस्तान का चीन के खिलाफ
किस किस्म का किरदार और किस किस्म का रोल हो सकता है। लेकिन ये खित्ते के लिए तबाही का बायस हो सकता है। फिल वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो खर्जी महाज है उस पर सफरा का जो किरदार है वो काबिल तहसीन है। भारत के अज़ाइम को दुनिया पर बेनकाब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर भारतीय फौज और भारतीय पुलिस से कोई सहाफ़ी बात करना चाहे तो आगे से रिएक्शन किस तरीके का आता है? ये किस इशू पर बात हो रही थी ये राना साहब बताएंगे। राना साहब, भारतीय फौज को किस किस्म की पसपाई का सामना है हालिया दिनों में? लेकिन यासर, मैं एक चीज़ ब्रेक कर दूं कि भारतीय फौज को गुज़श्ता 8 दिनों में वहां उनके 52 लोग जो हैं वो जहन्नम वसल हो चुके हैं। 52 भारतीय फौजी 8 दिनों में 52। अब ये जो बात पूछ रहा है एक सहाफ़ी, ये भारतीय सहाफ़ी है, ये उनसे पूछ रहा है कि फ़लाँ जगह जो हमला हुआ है उस पर कितनी हलाकतें हैं, उस हवाले से क्या बताएंगे? तो उन्होंने उसके माइक पर और कैमरे को छीन लिया। अब हो ये रहा है कि जितनी हलाकतें हो रही हैं उन हलाकतों को ये ज़ाहिर नहीं कर रहे, भारतीय मीडिया से छुपाया जा रहा है। भारत खुद अपनी फौज से छुपा रहे हैं, उनके लवाकीन से छुपा रहे हैं जो मर गए हैं, जो जहन्नम वसल हो चुके हैं, उनकी लवाकीन से छुपाया जा रहा है। उनकी लाशें उनको नहीं दी जा रही। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि जब लाश किसी के घर जाएगी तो वहाँ पर गहराम मचेगा, शोर मचेगा। ये तो वहाँ पर यह तारसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान पर भी हमले कर रहे हैं, हम फलां भी कर रहे हैं, हम वहाँ पर कुचल कर रख रहे हैं, सबको कश्मीरियों को मार रहे हैं, उनको ज़िबा रहे हैं, ये खौफ की फजा कायम कर रहे हैं। लेकिन आप वहां पर कश्मीरी नौजवान जो है, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, जिनको पता है कि उनके घरों से उनकी माओ बहनों को उठा लिया गया है, जिनको पता है कि वहां पर बच्चों के साथ क्या जुल्म किया गया है, जिन्हें पता है कि उन्हें बेगुनाह होने के बावजूद मारा जाएगा, तो अब वो मुज़ाहमत पर उतर आए हैं। वो आज़ादी की जंग जो है हुर्रियत पसंद, वो खुलकर सामने आ गए हैं। और 8 दिनों में 50 से ज़ायद भारतीय फौजी जो है जहन्नम वसल हो चुके हैं, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया से, उनके अपने लवाकीन से। ये सब कुछ हो रहा है। और इससे ये सवाल भी ये जो नौजवान पूछ रहा है भारतीय ही ये मीडिया से तल्लुक़ रखता है, तो उसका जवाब देने की बजाय क्या कर रहे हैं? यानी ये भारतीय हुकूमत को सोचना होगा कि मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अंदरूनी तौर पर किसानों की तहरीक का सामना है, अक़लियतों पर जिस तरह के आप मजालिम ढा रहे हैं, एक मुसलमान को गाय ज़िबा करने के सिर्फ शुबे में मार मार के उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो वो जांबर ना हो सका, मर चुका है। आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा भारतीय हुकूमत को मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना हो सकता है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।